स्टूडेंट, कल हमने साहित्य की विधाओं में नाटक शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने नाटक शिक्षण का अर्थ और उद्देश्यों का अध्ययन किया था। आज उसी के क्रम में हम जो है आज नाटक शिक्षण का महत्व और विधियाँ, इसको शिक्षण कराने की प्रमुख विधियों का अध्ययन करेंगे। नाटक मतलब रंगमंच पर पात्र का रूप, जिस पात्र का हम अभिनय कर रहे हैं उसके चरित्र चित्रण करना, उसके समान व्यवहार करना। नाटक शब्द जो है संस्कृत के नट धातु से बना है, जिसका हमने अब कल पढ़ा था कि नट धातु से जो शब्द बना है उसका अर्थ है अभिनय करना। उसी के अंतर्गत आज हम नाटक शिक्षण के महत्व को पहले एक बार करके फिर उनकी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नाटक शिक्षण का महत्व, पहला महत्व है कि कुछ प्रकरण जो विद्यार्थियों को कहकर या पढ़कर शिक्षक उतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता, अर्थात या हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य को पहुंचाना है विद्यार्थियों तक, उसको पहुंचाने के लिए वो पढ़कर और कहकर समझाकर उतने प्रभावी रूप से उसको व्यक्त नहीं कर पाता। उसको एक नाटक के रूप में रूपांतरित करके, प्रस्तुत करके एक बालक के अंदर जो है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कराता है, और वह ज्ञान बालक को रोचक लगता है, जिसमें बालक इंटरेस्ट लेता है, और जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, वह ज्ञान जो है हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो पहला है कि उसके बालक में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए नाटक शिक्षण का बहुत ही महत्व होता है। दूसरा है, नाटक की सारी सामग्री दृश्य होती है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाली वस्तु होती है, मूर्त होती, अमूर्त होती है, नहीं होती, मूर्त होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई। जो वस्तु मूर्त होती है और उसके बारे में यदि हम वर्णन करते हैं, उसके बारे में यदि हम बताना चाहते हैं, तो उसको समझने में कठिनाई होती है, और जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करके समझाई जाती है उससे जल्दी जो है सीखने की गति, अधिगम जो है जल्दी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, नाटक में संवादों की ही प्रधानता होती है, क्योंकि संवाद उसके प्राण है। बिना जो संवाद जो किए जाते हैं वो उसी भाव, उसी लय और उसी वातावरण के अनुकूल होने चाहिए। हाव भाव और भंगिमाएं संवाद में पूर्णतः निहित होनी चाहिए। नाटक में भाग लेकर उनका अभिनय करके अथवा उनको सुनने से छात्रों में शिष्टाचार पूर्ण वार्तालाप करने का कौशल विकसित होता है। जो संवाद, जो वो पात्र बन के संवाद बोलने का प्रयास करता है, उसके माध्यम से बालक के अंदर शिष्टाचार पूर्ण वार्तालाप करने का कौशल विकसित होता है। चौथा है, नाटक को देखकर उसके पाठ्यांशों का ज्ञान सरलता से हो जाता है। जो भी पाठ्यांश है, जो बात हमको प्रदर्शित करनी है, जो लेखक उसको लिखने से पूर्व जिस उद्देश्य को निर्धारित करता है, वो उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता हासिल करता है। तो जो भी पाठ्यांश है उससे जो है उसको उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है, छात्रों के नैतिक उत्थान में को बढ़ाने में सहायक। जो छात्र हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी नाटक में जो पात्र बनते हैं उसका जो चरित्र होता है वो एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला होता है, और उसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए उसको मंचित किया जाता है। तो जब छात्र उनको देखता है तो उनके मन में भी उसको देखकर एक भावना, प्रेरणा जागृत होती है, और उससे उस बालक के अंदर चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये नाटक शिक्षक के महत्व है। अब है नाटक शिक्षण की विधियाँ। किन किन विधियों से जो है नाटक शिक्षण कराया जा सकता है? तो पहला है रंगमंच, अर्थात इसमें जो पात्र होते हैं उनको एक रंगमंच पर उसी नाटक का अभिनय के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं, जो एक नाट्यशाला में रंगमंच पर रूपांतरित किया जाता है। दूसरा है कक्षा अभिनय। कक्षा के अभिनय से मैं
कक्षा के अंतर्गत शिक्षक जो नाटक पढ़ा रहा है उससे संबंधित कुछ छात्रों को उसके पात्र बना देता है और उन छात्रों को वो जो है उसके अनुसार संवाद याद करने के लिए देता है और सभी छात्र अपने अपने संवादों को पात्र के अनुसार अपने अपने संवादों को याद कर लेते हैं और उसी हाव भाव से उसको मंचित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कक्षा में 30 से 40 मिनट के पीरियड में ही ये नाटक शिक्षण कराया जाता है। इससे जो अन्य बालक जो उसको देखते हैं वो उसको जल्दी ही समझ जाते हैं, उससे जल्दी ही अधिगम कर लेते हैं और ये कक्षा के अंदर अभिनय करने का एक सबसे अच्छी विधि है जिसको शिक्षक नाटक शिक्षण में काम में ले सकता है। अगला है आदर्श नाट्य प्रणाली। आदर्श नाट्य प्रणाली में जो शिक्षक स्वयं होता है वो ही सभी पात्रों का रोल निभाता है और उन पात्रों के संवादों को उसी के अनुसार, उन्हीं हाव भाव के अनुसार उच्चारित करता है और उसको उनके नाट्य रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। इसलिए ये आदर्श नाट्य प्रणाली कहलाती है क्योंकि इसमें एक ही पात्र सभी पात्रों का अभिनय करने का प्रयास करता है। अगला है व्याख्या। व्याख्या में शिक्षक उस नाटक का संपूर्ण सारांश अपने शब्दों में स्पष्ट करता है। ये प्रणाली इतनी प्रभावी नहीं होती क्योंकि ये रंगमंच से संबंधित है, ये हाव भाव पर आधारित है और जब तक हम इसको मंचित अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते नाटकों को, तब तक वो जो है बालकों को समझ नहीं आता है। इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग नाटक शिक्षण में कम किया जाता है। अगला है समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली से तात्पर्य है जिसमें इन सब विधियों के गुणों को सम्मिलित किया गया हो। इन सब गुणों को लेकर जो शिक्षण कराया जाता है वो समवाय प्रणाली कहलाती है, जो एक आदर्श प्रणाली भी कहलाएगी। समवाय प्रणाली में इन सभी प्रणालियों के जो विधियां हैं, इन सभी के जो है गुणों को सम्मिलित करके अभिनय के माध्यम से एक नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस प्रकार से जो नाटक शिक्षण है वो विद्यार्थियों के चारित्रिक, नैतिक और मनोरंजन के माध्यम से जो है शिक्षण कराने की एक बहुत ही उपयुक्त विधि है जिसके माध्यम से विद्यार्थी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उनको उसमें रुचि भी आती है। अब है आपका आज का गृह कार्य। नाटक शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए तथा नाटक शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए।